हेलो एवरीवन। रसिया और इंडिया के रिलेशन के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। और व्लादिमीर पुतिन जो कि फिर से रसिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं 2036 तक लगातार, हम उनके बारे में बातें करेंगे और उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इंटरनेशनल रिलेशन में और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर। हम सारी बातों के ऊपर ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देंगे इसका कि आखिरकार क्या क्या होने वाला है। देखिए, रसिया में रेफरेंडम हुआ है जिसमें व्लादिमीर पुतिन 78% वोट से जीते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी में है पेंडेमिक के दौरान। इसलिए ईयू के मेंबर्स ने इस पे क्वेश्चन किया है कि आखिरकार आप जब 78% वोट से जीते हो तो उसकी पूरी पार्शलिटी साबित करो। तो ये पार्शलिटी साबित इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है ये अथॉरिटेरियन तरीके से अपने हिसाब से इन्होंने वोट साबित किया है रसिया में। लेकिन वो तो बात की बात है, बट अभी व्लादिमीर पुतिन 2036 तक परमानेंट प्रेसिडेंट हैं, ये तय हो चुका है ऑल ओवर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अर्लियर ये 2024 तक एग्जिस्ट करने वाले थे एज ए प्रेसिडेंट, बट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने के बाद ऐसा किया है। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को भी रिसेंटली चेंज किया था, अभी से 4 महीने पहले, और उन्होंने क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद बहुत सारी पॉलिसीज ऐसे चेंज की जो कि रसिया के फेवर में थी। तो एक्चुअल में रसिया में इनका पॉपुलिस्ट पॉलिसी लोगों को पसंद भी आता है और बहुत सारे इनके लोग जो है इन्हें पसंद करते हैं। रिसेंटली इन्होंने वोट करवाया था कि कितने परसेंट लोग पुतिन को पसंद करते हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो 56% वोट आया था तब भी। और आप सोच सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि 60 से ऊपर इनको वोट पेंडेमिक के बाद मिल सकता था। और इससे पहले भी इन्होंने 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया है, जिसमें ये एक बार खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और उन्होंने अपने पीएम को प्रेसिडेंट बना दिया था और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। तो ऐसा करने से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया, क्योंकि रसिया में आप सिर्फ 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हो लगातार, तीसरी बार नहीं बन सकते। तो जब ये 2000 में एक्चुअल में पावर में आए थे, और जैसा कि हम जानते हैं ये एक स्पाई रहे हैं रसिया के, तो इसलिए इनका वैल्यू ज़्यादा हो जाता है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इनके कंट्री में भी, क्योंकि लोग इन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके एक्शंस, लिविंग लाइफस्टाइल, एवरीथिंग आप इंटरनेट में चेक कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन खुद में एक बहुत बड़े नाम है। तो आइए देखते हैं इस पे इंटरनेशनल रिलेशन में क्या असर पड़ने वाला है व्लादिमीर पुतिन के 2030। देखिए, इसका आउटकम क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इसका आखिरकार आउटकम बेस कहाँ है। अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ पावर अब जो है नॉर्मली पुतिन के अंदर ही रहने वाला है 2036 तक। इससे क्या होगा, जो भी नए कॉन्स्टिट्यूशन होंगे या फिर वहाँ के रेफरेंडम होंगे वो ज़्यादातर इम्पैक्ट करेंगे पुतिन के थ्रू ही। और नए लॉ जो कि साइबेरिया और उनके आसपास के एरिया में जो इफेक्ट करने वाले थे वो अब कंटिन्यू रहेगी, यानी कि रसिया की जो ओल्ड पॉलिसी थी वही कंटिन्यू रहने वाली है विथ मोर एग्रेसिव एंड डिप्लोमेटिक वे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 2000 से अभी तक यूएसएसआर की इतनी वैल्यू कम होने के बाद भी अपना एक विश्व में वर्चस्व बनाए हुए। अभी भी इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी होता है तो आपको रसिया का मंजूरी लेना पड़ता है। जैसे कि अभी इंडिया और चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो इंडिया और चाइना स्टैंड ऑफ में भी रसिया ने अपने आरआईसी लाया। रसिया, इंडिया और चाइना का जो डायलॉग था उसके थ्रू उन्होंने बहुत कुछ मीडिएट करने की कोशिश की इनफॉर्मल वे से। उसका इम्पैक्ट तो बाद में पता चलेगा, पर अभी प्रेसिडेंट के बारे में देखते हैं पुतिन जी आखिरकार क्या करने वाले हैं। ये अपने परस्यूट को, लेगेसी को कंटिन्यू रखेंगे और इनके प्लान के हिसाब से ये कुछ और कंट्रीज को अपने रसिया के अंदर लेना चाहते हैं और रसिया की इकोनॉमिक रिवाइवल करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही नीचे जा चुका है। आईएमएफ का एक रिपोर्ट आया था जिसके हिसाब से रशियन इकोनॉमी 6.5% तक पेंडेमिक के बाद डाउनग्रेड हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी था कि रसिया में एक पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी के हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा इलेक्शंस पे खर्च ना हो और उनके डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो उस हिसाब से इस टाइम में रशियन प्रेसिडेंट का ये डिसीजन बहुत ही वाइज और अच्छा है। देखिए, अब इसमें क्या होने वाला है ना, पेंडेमिक के बाद ज़्यादातर ऑटोनॉमी मिलेगी, पॉलिटिकल विल मिलेगी, जिससे आप इकोनॉमी को तो रिवाइव कर ही सकते हो, साथ में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर है जो कि कभी भी कुछ भी अपनी कंट्री के लिए अच्छे तरीके से कर सकता है। तब इसके बाद इंडिया और रसिया के करंट रिलेशन हमें जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर व्लादिमीर पुतिन ज़्यादातर लॉन्ग टाइम पर रहने वाले हैं तो इससे इंडिया को क्या क्या फ़ायदा और नुकसान होने वाला है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन ज़्यादातर इंडिया की तरफ ही रहते हैं, बट वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स ऐसा चेंज हो रहा है कि इंडिया यूएसए के नज़दीक जा रहा है लगातार बिकॉज ऑफ चाइना। और ऐसा होने से यूएसएसआर के पास कंपल्सन है, जो कि रसिया जो कि यूएसएसआर का एक पार्ट है और कोल्ड वॉर टाइम में सबसे बड़ा दुश्मन रह चुका है यूएसए का। तो ये दोनों इतनी जल्दी अच्छे फ्रेंड बनने वाले हैं नहीं। और जब ऐसा रहेगा सिचुएशन तो रसिया, चाइना और पाकिस्तान के पास जाएगा, जो कि इंडिया के इनेमी है।
ये नॉर्मल जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है जो हमें एक्सेप्ट करना होगा, बट हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। हम इसे बैलेंस करते हैं अपने ट्रेड के थ्रू। देखिए इंडिया अभी भी मोर देन 53% ऑफ जो अपना डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया से आता है, और वहाँ के इक्विपमेंट हमें बार बार लेने पड़ते हैं, तो हम उनके कनेक्शन में हमेशा रहते हैं और रशिया की हमें इसलिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अभी भी हम बहुत कुछ रशिया से खरीद रहे हैं, जैसे 33 फाइटर जेट्स रशिया से हम लोग खरीदने वाले हैं। गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल भी दे दिया है 2020 मई के महीने में। और S-400 जो कि हमें 2021 में मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बड़ा एक स्ट्रेटजिक मूव होगा इंडिया के लिए अगर ये इंडिया के बॉर्डर्स पे डिप्लॉय हो जाता है। बिकॉज 400 के रेंज में आपके पास कोई मिसाइल, कोई भी इंटरसेप्ट मिसाइल किसी भी स्पीड से आ रही है, ये उसे गिरा सकता है हवा में ही। और इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि अगर फाइटर जेट्स कितनी भी स्पीड और कैसे भी आ रहे हैं तो ये उन्हें भी रोक सकता है। तो इसलिए S-400 का होना बहुत जरूरी है, जो कि ऑलरेडी चाइना के पास है, और चाइना ने इसे तिब्बत रीजन में ऑलरेडी डिप्लॉय कर लिया है, जो कि हमारे लिए एक थ्रेट साबित होता जा रहा है। पिनाका मिसाइल सिस्टम, देखिए ये मिसाइल गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। आप इसे अपने शोल्डर पे रख के अटैक कर सकते हैं। जब ये मिसाइल अटैक होता है वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट हो या फिर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो, ये उस पर गाइडेड होता है और ये उस पर जाके अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, चाहे वो जहाँ भी हो, अपने मिसाइल रेंज के अंदर। तीसरा है, चौथा है 83 फ्लाइट, जो कॉम्बैट के लिए होता है, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स जो कि कम वेट के होंगे। इन्हें आप इजीली हाईली टेरेन में ले जा सकते हैं, डिफिकल्ट एरियाज में ले जा सकते हैं, और इससे बमबारी या फिर गोलीबारी कर सकते हैं, या फिर अपने सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं कम संख्या में। तो इस तरह के हेलीकॉप्टर्स एक्चुअली इंडिया के पास अभी नहीं है, जो कि हमें चाहिए। हॉल ने इसे बनाने की शुरू की थी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, बट वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, आर्मी ने उसे उतना प्रायोरिटी नहीं दिया है, इसलिए हमें इमीडिएट बेसिस पे इसकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट गाइस, विल सी इट अगेन।